हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 9, जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। जी हाँ, लास्ट लेक्चर है आज, जिसमें मैं आपको 3 बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक्स बताने वाला हूँ। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज एफ्लोरोसेंस एंड व्हाट इज डेलिक्वेसेंस। साथ में मिलेगा एक बोनस टॉपिक, कौन सा, व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो प्यारे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो सबसे पहले बात आई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है प्यारे, जैसे कई सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही रखा छोड़ दिया जाए तो उनका एक्सेस पानी तो हल्के हल्के इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट लें प्यारे, कॉपर सल्फेट एक तरीके का वाइट कलर का सॉल्ट होता है, लेकिन अगर इस कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। पानी में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस बन जाते हैं, ब्लू कलर के कॉपर आयंस की वजह से सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन जब इसको पानी में डिसॉल्व करके छोड़ देते हैं तो हल्के हल्के कुछ पानी तो उड़ जाता है, अगर गर्म करें तो हल्के हल्के कुछ पानी उड़ जाता है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा पानी बचे तब आप उसे ठंडा होने छोड़ दीजिए तो कुछ पानी जो है वो ईच कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाते हैं। कितने, हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉपर सल्फेट पहले पाउडर्ड फॉर्म में था अभी वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उसका फॉर्मूला कॉपर सल्फेट से क्या हो जाता है, 5H2O उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है CuSO4.5H2O। यहाँ पे जो हम डॉट लगाते हैं, इस डॉट का मतलब ये नहीं है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ मल्टीप्लाइड हैं। डॉट का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट के साथ इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़ गए हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है तो इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल 3, 4, 5 आके चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और यही जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिसके साथ जुड़ते हैं जो इसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं, इस तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं। ये मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए हैं। इसी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम कहते हैं, इसी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड क्रिस्टलाइजेशन क्यों लगा है, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको क्रिस्टल्स की शेप दे देते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसा कई सारे सॉल्ट्स के साथ होता है, CuSO4 ही नहीं है, और कई सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसको हम अगले स्क्रीन पे आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट बताया, ऐसी एक नाम और याद रख लीजिए, क्या, जैसे सोडियम कार्बोनेट। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, ऐसी अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें तो उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ते हैं, जिसकी वजह से बनता है Na2CO3.10H2O। अब इनका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी नोट करिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज होती है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि some salts which crystallizing while crystallizing out from their solution unite with a definite quantity of water which is known as वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक डेफिनेट क्वांटिटी के साथ, जी हाँ, बोले सर 5 ही जोड़ेंगे, हाँ, वो सॉल्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि इसके साथ 5 जोड़ते हैं तो 5 ही जोड़ेंगे, ये आपको याद ही करना है। इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और तो और ये बात भी नोट कर लीजिए, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बेटा, ये जो 5 इसके साथ जैसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली केमिकली कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से हट जाते हैं, छूट जाते हैं। अगर इस कंपाउंड को थोड़ा सा हीट कर दें तो हीट करके ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
उड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये लूजली कंबाइंड होते हैं। तो वही हमने लिख के दिया है, लूज केमिकल कॉम्बिनेशन विद द सॉल्ट सो इट कैन बी ड्रिवन आउट बाय हीटिंग द पाउडर्ड क्रिस्टल्स ऑफ दी सॉल्ट्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल एक बात और, जैसे ये आप देख रहे हैं ए भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट के साथ पानी जुड़ा हुआ है, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, इसके साथ नहीं जुड़े हैं। तो जिन सॉल्ट्स के साथ ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी जुड़ा हुआ हो, पानी के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हों उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिसमें नहीं जुड़े हों इन्हें हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। क्या? एनहाइड्रस। नाम याद कर लीजिए और कॉपी में भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। एनहाइड्रस सॉल्ट वो हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जैसे देखिए मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए हैं, ऐसे ये मैंने दिखाए हैं आपको एलम के क्रिस्टल्स। एलम क्या चीज़ होती है? हिंदी में बेटा इसे फिटकरी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नाई वाई की दुकान पे जाएं तो शेव वेव बनाते हैं जब, तो आपने देखा शेव करने के बाद वो एक वाइट कलर की कोई एक क्यूब टाइप होता है इस तरीके का, वो रगड़ते हैं, है ना। क्यों रगड़ते हैं? बिकॉज ये जो एलम, इसी को हम एलम कहते हैं, वो जो रगड़ते हैं वो जो एलम होती है इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। तो वो शेव करने के बाद कुछ कट वट गया है, कहीं कुछ होना है, इसलिए एंटीसेप्टिक के तौर पे वो लगाते हैं। चाहे जैसे आजकल सेवलॉन, डिटॉल वगैरह भी लगाते हैं, नहीं तो पुराने ज़माने से वही लगाते आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं फिटकरी। ठीक है, ये फिटकरी होती है एलम। इसका क्या फॉर्मूला है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, ये हम देखने वाले हैं अगली स्क्रीन पर। फिलहाल इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। ओके प्यारे, तो आ गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर कई सारे ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं। इसमें आपको उनके कॉमन नेम याद करने हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले याद करने हैं और उनके केमिकल नेम याद करने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर कहाँ गया कॉपर सल्फेट, ये देखिए CuSO4.5H2O, ये जो होता है इसे कॉमनली ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, तो आपको इसके कॉमन नेम भी आने चाहिए। लेकिन अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम का मतलब होता है इसके फॉर्मूले के हिसाब से जो इसका नाम होगा वो होगा कॉपर सल्फेट। 5 वाटर अगर लगे हैं तो वर्ड यूज होगा 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट। तो देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 1 लगा होगा तो मोनोहाइड्रेट, 2 H2O लगे होंगे डाइहाइड्रेट, ऐसी 3 4 5 के लिए ट्राइहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट। इस तरीके से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे उनके आगे शब्द जुड़ जाएगा। तो इतने बड़े बड़े जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ उसके नाम से ही आपको केमिकल नेम लिख देना है। जैसे सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये आ गई देखिए एलम K2SO4.Al2SO4 ये आपको याद रखना है। बोले सर 24 के लिए क्या लगेगा? बेटा 8-10 तक के लिए तो ऑक्टा, नोना और डेकाहाइड्रेट बनाए हैं। उसके बाद क्योंकि इतने सारे नंबरों के लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं बनाए गए हैं तो सिर्फ यहाँ पे वर्ड आपका लिए लिख दिया गया है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब पानी जुड़ा हुआ है, कितने वो यहाँ पे लिखना है आपको 24 मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए K2SO4.Al2SO4 ठीक है, इसी को हम एलम या फिर पोटैश एलम कहते हैं। फिलहाल इसका जैसे कॉमन नेम है, ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है इट इज यूज फॉर वॉशिंग पर्पस, इसलिए इसका नाम वॉशिंग सोडा भी है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट, अभी कॉमन नेम की बात करूंगा मैं। फिलहाल सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट नाम हो गया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ लगा है तो हेमीहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट 2 लगा है तो डाइहाइड्रेट, 7 लगे हैं तो हेप्टा या सेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, अभी इसके कॉमन नेम बेटा आपको याद होने चाहिए। इसमें ये रटना ही रटना है। जैसे ये ग्लोबर सॉल्ट है, ब्लू विट्रियोल याद रख सकते हैं, सर ने बोला था इसका कलर ब्लू होता है, तो एक ये ब्लू विट्रियोल है, जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियोल है और ये ग्रीन विट्रियोल है। मैंने तो इसको कैसे याद रखा है, कुछ वियर्ड सी चीज़ें बना लीजिए कैसे नाम याद रखें। कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रियोल होता है, ये याद ही रह जाता है। नहीं भी याद रहता है तो देखिए कॉपर का C और C के पास में कौन सा लेटर होता है? B, तो ये होता है ब्लू कलर का ब्लू विट्रियोल। ऐसे ही Z के पास में कौन होता है? W,
UVWXYZ, है ना, Z के पास W होता है तो ये वाइट विट्रियोल। ऐसे ही आयरन में ई किस में आता है, ग्रीन, 2 ई आ रहे हैं, इसी में 2 ई आते हैं तो इसका नाम ग्रीन विट्रियोल। इस तरीके से वियर्ड तरीके बना लीजिए और आप देखिए अजीबो गरीब तरीके हैं, लेकिन यही चीज याद रह जाएगी। बोले कॉपर के पास बी था तो ब्लू विट्रियोल, जिंक Z के पास W तो व्हाइट विट्रियोल, और FeSO4.7H2O में FeEEE डबल बार आता है ग्रीन में तो ये ग्रीन विट्रियोल। ऐसे याद कर सकते हैं। ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ वही चीज जो दीवारों पे लगाई जाती है। और ये किस चीज़ से बनाया जाता है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। इसी की तरह इसका फॉर्मूला है, इसमें हाफ है, इसमें 2 है, इसको बस हीट कर देते हैं, इससे ये बन जाता है। कैसे, वो एक अलग बात है, अभी सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, जिप्सम वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से चीज़ें आपको नोट कर लीजिए प्यारे, पॉज मारिए और इन सब चीज़ों को नोट करिए, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, बात आई कि सर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगने से जो अभी हमने सॉल्ट्स पढ़े वो क्रिस्टल शेप में बन गए। कैसे बन गए उसका बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कॉपर सल्फेट का पाउडर लीजिए, उसको पानी में घोलिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में घोलिए और फिर उसे हल्का सा गर्म करिए। थोड़ा पानी जब उड़ने लगे और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन बन जाए, तब आप उसे क्या करिए, खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ दीजिए, कुछ एक्सेस पानी क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा और कुछ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ चुके होंगे, उसको क्रिस्टल्स बना चुके होंगे और बचा हुआ पानी ऊपर तैरता रहेगा। उसे लुढ़का दीजिए, पानी गिर गया, क्रिस्टल्स बच गए, वही क्रिस्टल्स को हम कहते हैं CuSO4.5H2O। तो पहले भी मैंने बताया, अभी ये पूरा सही तरीका मैंने बताया कैसे इस तरीके से क्रिस्टल्स बना सकते हैं। फिलहाल बोले पानी की वजह से वो क्रिस्टलाइन शेप में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हैं उन सब में पानी होता ही होता है। बोले सर कुछ सॉल्ट है अगर वो हमें क्रिस्टल्स की शेप में दिखाई दें, टुकड़ों की शेप में क्रिस्टल, तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि उन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो आंसर है जी नो। all crystalline salts does not contain water of crystallization. It is not necessary कि सारे crystalline salts में water of crystallization हो ही हो। जैसे हम बात करें शुगर की, प्यारे शुगर के छोटे छोटे पीसेस टुकड़े होते हैं, आपने देखा होगा शुगर कैसी होती है, वो भी तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होती है। जो चाय में डालते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट के ले लो, सॉल्ट के भी जो दाने होते हैं छोटे छोटे आप दाने लो तो वो पाउडर बिल्कुल, एक तो टैल्कम पाउडर होता है, वो तो बिल्कुल पाउडर होता है। क्या सॉल्ट भी पाउडर होता है? नहीं, वो पाउडर नहीं होता, उसके छोटे छोटे दाने क्रिस्टल्स की शेप में होते हैं। तो क्या उसमें H2O जोड़ा होता है? जी नहीं। तो ये आपको नोट करना है। बोले सर फिर ऐसे सॉल्ट्स बता दीजिए जिसमें क्रिस्टलाइन शेप तो होती है बट उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो 3-4 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए 5 एग्जांपल्स। एक है NaCl, कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया, इसमें क्रिस्टल होता है बट H2O नहीं होता। नाइटर, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसे नाइटर भी कहते हैं। शुगर का फॉर्मूला आपको ये लिख के दे दिया है C12H22O11। और बात आई ये पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख लीजिए KMNO4। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। ठीक है प्यारे, तो ये नोट कर लीजिए। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कौन से सॉल्ट्स ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन है बट उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, चलिए करिए ये नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, तो आज के लेक्चर में एक टॉपिक मैंने पूरा कर दिया आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज होती है। 2 चीजें आपकी बची हुई हैं, एफ्लोरोसेंस, दूसरी डेलिक्विसेंस, और एक बोनस चीज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो आ जाइए, एफ्लोरोसेंस क्या चीज होती है प्यारे। एफ्लोरोसेंस नाम बहुत ही बढ़िया है, नोट कर लीजिए क्या स्पेलिंग ये बोल रहे हैं एफ्लोरोसेंस की, ये आपके सामने लिखी है। एफ्लोरोसेंस क्या होता है प्यारे, आपने अभी देखा कि ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, जैसे चलो ले लो CuSO4.5H2O, इसमें 5H2O जो साथ में जोड़ा हुआ है, ये आपको बताया गया कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता है, लूजली केमिकली कंबाइंड होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हट जाता है। कैसे हटेगा आसानी से? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली पानी हटाना है तो उसे क्या देना पड़ेगा? गर्मी देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, अगर हम इन्हें हवा में खुला छोड़ दें या फिर इन्हें अलग से हीट करें, दोनों ही सूरत में इन्हें गर्मी मिलती है। अगर हवा में खुला छोड़ देते हैं तो भी ये एटमॉस्फेयर से हीट ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर में जो भी गर्मी होती है उससे हीट ले लेते हैं। एक्सटर्नल हीट करेंगे तो हीट मिलती ही मिलती है, जिसकी वजह से जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसके साथ लूजली बॉन्डेड थे, बेचारे वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है और वो उड़ जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में। बस यही फिनोमेना को हम कहते हैं क्या? एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या हुई? एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन बनी प्यारे कि एफ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉल्ट्स, कौन से? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ड्यू टू विच they lose their molecules of water of crystallization partially or wholly when exposed to air or when heated is called efflorescence। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से substances molecules of water of crystallization lose कर देते हैं, बोले partially या wholly, सर इसका क्या मतलब है? lose कर देते हैं वो समझ में आ गया, हीट करने पर या फिर हवा में खुला छोड़ने पर उसे हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं, लेकिन पार्शियली और होली का क्या मतलब है? तो आप देखिए प्यारे, होता क्या है, जैसे कि आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, सोडियम कार्बोनेट .10H2O जिसका नाम वॉशिंग सोडा भी है, इसके हाइड्रेटेड सॉल्ट लीजिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आप इसे एक्सपोज टू एयर रखते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो ड्यू टू रूम हीट ये थोड़ा सा गर्म होने की वजह से अपने कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। जैसे कुछ कितने करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कमरे में कितनी गर्मी है। जैसे मान लें कि इसने 9 मॉलिक्यूल्स लूज कर दिए, तो एक मॉलिक्यूल H2O का तो इसके साथ लगा रह गया, तो होली पूरी तरीके से लूज हो गए वाटर के मॉलिक्यूल्स या थोड़े थोड़े पार्शियली लूज हुए हैं। तो यहाँ पे पार्शियली भी हो अगर तो, या पूरी तरीके से लूज हो जाए तो, दोनों ही केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर कुछ भी हटते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे अगर Na2CO3 को अगर हम हीट दें, एक्सटर्नल हीट अलग से दें, तो भैया सारे के सारे ही उड़ जाते हैं, बचता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसे हम कहेंगे क्या बचा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब जिसकी वजह से उसकी शेप क्रिस्टलाइन, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन नहीं रहता। जैसे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं .5H2O, इनका कलर तो ब्लू होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं प्यारे, लेकिन अगर इसमें से हीट किया जाए इसे तो 5 मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस वाला बच जाता है, इसे बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, पूरा लिख लीजिएगा। ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये वाइट कलर का हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे पानी में डालेंगे तो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है Cu2+ आयंस की वजह से, फ्री Cu2+ आयंस, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये वाइट कलर का ही होता है। ठीक है प्यारे, तो प्यारे ये नोट कर लीजिए, इसी प्रॉपर्टी को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स वहां से हटेंगे, सारे के सारे हट जाएंगे या थोड़े बहुत हटेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर द हायर द एफ्लोरेसेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एफ्लोरेसेंस। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बात आई सर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में इसमें से डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। एफ्लोरेसेंट क्या है समझ लिए, हाइग्रोस्कोपिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं प्यारे? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हवा में खुले रखने पर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस।
जैसे आपने देखा होगा कि अपने स्कूल की वाटर बॉटल्स वगैरह लाते हैं, कुछ ऐसी लकड़ी उकड़ी की चीज़ें लाते हैं, कुछ ऐसे नया सामान लाते हैं, बैग वैग लाते हैं, तो आपने देखा है उसमें इस तरीके से ये सिलिका के छोटे छोटे पैकेट्स पड़े होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने? हाँ, ये आपने देखा है। कभी खा मत लेना, हार्मफुल होते हैं, इस पर लिखा भी होता है डू नॉट स्वेलो, डू नॉट ईट, थ्रो अवे, डू नॉट ईट। ठीक है, ये सिलिका जेल होता है। ये पता है क्यों डाला जाता है? क्योंकि सिलिका जेल एक तरीके का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी कुछ जगह जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो सब्सटेंस गीला ना हो जाए, वहाँ गीला होगा तो फफूंदी लग जाएगी, सड़ जाएगा, वाइट वाइट पड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा सब्सटेंस अगर मॉइस्चर आया वहाँ पे, तो वहाँ पे सिलिका के छोटे वाले पैकेट्स डाल देते हैं ताकि अगर वहाँ पे मॉइस्चर हो भी तो बजाय वो बैग, वो बॉटल या ऐसी जगह जाने पर क्या हो, ये एब्जॉर्ब कर ले, जिसके वजह से वहाँ पर कहीं पे भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। तो ये ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नोट करिए? सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब करें मॉइस्चर को, उसे तो हम हाइग्रोस्कोपिक कहते ही हैं, लेकिन विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, ये नहीं है कि इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें कि उसी में घुल जाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसी में घुल जाए तो उनका कुछ और नाम होता है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, जिनकी डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर without dissolving in it are called hygroscopic substances and this phenomena is called hygroscopy। 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के। सिलिका जेल अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो लाइम होता है जिसे हम हिंदी में चूना भी कहते हैं, ये भी एक तरीके का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। और चौथा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड याद कर लीजिए प्यारे। बोले सर ये भी इसका तरीका कोई जैसे जिंदगी भर याद रहे, तो ध्यान रखो, एक आपको बहुत ही कॉमन सी बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे कोई दावत होती है, कोई पार्टी है, कहीं कुछ हो रही है, कोई नेता वेता आ रहा है। पुराने ज़माने में तो ऐसा बहुत होता था, लेकिन अब भी कई जगह होता है। आपने देखा होगा उस घर के बाहर, उस गली में, उस मोहल्ले में किनारे किनारे चूने की लाइनिंग लगा देते हैं। देखा नहीं, पूरा चूने से सजा देते हैं, फूल बना दिया चूने का, या किनारे किनारे लगा दिया सड़कों के, है ना? देखा होगा आपने, वो चूने की लाइनें बना देते हैं, चूने से डिज़ाइन बना देते हैं। क्या बता सकते हैं कि वो चूने का डिज़ाइन क्यों बना देते हैं? सबने देखा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बोले सर इसलिए होता है ताकि खूबसूरती आ जाए, लगे अरे वाह क्या रोड है, अरे वाह सफ़ेद सफ़ेद लाइनें बनी हुई हैं, अच्छा बीच में से चल के जाना है। अरे नहीं प्यारे, ऑब्वियसली ठीक है, कुछ खूबसूरती तो आ जाती है, साफ़ सुथरा लगने लगता है, लेकिन असली वजह सड़कों को खूबसूरत बनाने की नहीं है, असली वजह कुछ और है। प्यारे, आपने देखा होगा कि कई जगह गली मोहल्लों में जो रोड होती हैं, रोड के साइड नालियाँ वगैरह होती हैं, जो ओपन नालियाँ होती हैं जिससे कीड़े वीड़े आ सकते हैं या गंदगी होती है। तो क्या किया जाता है कि वो वहाँ पे जो चूना डालते हैं किनारे किनारे नालियों के आसपास, जो लाइन बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, या चूने का कहीं कहीं डिज़ाइन बना देते हैं। उसका रीज़न ये है कि चूना एक तरीके का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहाँ सड़क पे आसपास या फिर एटमॉस्फेयर में कहीं ऐसे माइक्रोब्स हैं, तो वो क्या करता है, सड़क के आसपास कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से ऐसे कीड़े मकोड़ों में के अंदर से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और वहाँ पे साफ सफाई दिखाई देने लगती है, साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। इसी वजह से वहाँ पे लाइम या क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड ये डाला जाता है। तो अभी बात समझ गए कि क्यों डाला जाता है साफ सफाई के लिए, ठीक है? तो आप भी समझ गए, और औरों को जितना बता सकते हैं बताइए। कॉमन सी बातें हैं, हमने देखी होती हैं, लेकिन असली रीज़न क्या होता है वो नहीं मालूम होता है। अब पता चल गया। फिलहाल ये 4 एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर इसके बाद आ रही है अगली
और इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस, क्या व्हाट आर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। बच्चे जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक इतना एब्जॉर्ब नहीं करते कि वो उसमें के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, लेकिन जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब तो करते ही करते हैं, और साथ में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें घुल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस which absorb moisture from the atmosphere and ultimately gets dissolved in the absorbed moisture forming a saturated solution are called deliquescent substances। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ गए होंगे डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिसॉल्व हो जाते हैं सोल्यूशन में, ये डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए क्या हैं, NaOH, KOH, कॉस्टिक सोडा नहीं, इसको कॉस्टिक सोडा नहीं, इसे कॉस्टिक पोटैश कहते हैं, है ना, ये मैंने पहले भी बताया था। पोटैश से पोटेशियम, ये KOH, S से सोडा सोडियम, ठीक है, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ZnCl2, CaCl2, FeCl3, आयरन क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में जम्बल्ड कई सारे कंपाउंड्स दे देंगे, कहेंगे छाटी इसमें से डेलिक्वेसेंट कौन से हैं, इसमें से हाइग्रोस्कोपिक कौन से हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है प्यारे, चलिए तो नोट कर लीजिए। और उसके बाद एक बात और जान लीजिए प्यारे कि डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस दोनों को अगर हम खुला छोड़ दें, एक्सपोज टू एयर कर दें, तो एक का वेट बढ़ जाएगा, एक का वजन कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं किसका वजन बढ़ जाएगा, किसका वजन कम हो जाएगा, बताइए। ऑब्वियसली जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे उनका वजन बढ़ जाएगा, जो लूज करेंगे उनका वजन कम हो जाएगा। तो एफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं या एफ्लोरोसेंट, वो हीट करने पर लूज कर देते हैं, तो दे लूज देयर वेट, जबकि डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। तो एक प्यारे ये भी बात नोट कर लीजिए। फिर एक बहुत ही जनरल सी कंसेप्ट आ रहा है जो शायद कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, लेट्स सी, पहले ये नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। बात आई, घर पे सब लोग यूज करते हैं टेबल सॉल्ट। अभी कई लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा है कि बारिश के दिनों में अगर ये नमक खुला छोड़ दें कटोरी में या किसी चीज़ में, तो आपने देखा है कि वो गीला पड़ जाता है, और कभी कभी तो इतना गीला हो जाता है कि उसी में घुल जाता है। तो अगर ये गीला पड़ रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये सोडियम क्लोराइड गीला पड़ जाता है जो देखा ही है आपने, तो ये किस तरीके का सब्सटेंस हुआ, ये ऑब्वियसली हाइग्रोस्कोपिक हुआ या डेलिक्वेसेंट हुआ, दोनों के दोनों ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अचंभे वाली बात ये कि जब हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ये देख लीजिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स, ना ही हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स में सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट की बात हुई है, यानी सोडियम क्लोराइड ना ही हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है और ना ही डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। देखिए डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में भी NaCl का कहीं मेंशन नहीं है। तो भैया सोडियम क्लोराइड अगर ना ही डेलिक्वेसेंट है ना ही हाइग्रोस्कोपिक है, तो खुले में रखने के बाद वो एब्जॉर्ब काहे कर लेता है मॉइस्चर। ये एक नॉलेज बूस्टर वाली बात हो गई है, दिमाग को खोलने वाली बात हो गई है। तो असली बात सुन लो, ये काहे को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए प्यारे सोडियम क्लोराइड तो जो है वो ना ही हाइग्रोस्कोपिक है ना ही डेलिक्वेसेंट है। लेकिन कमर्शियल सॉल्ट जो आते हैं इस तरीके से पैकेट्स में, जो टेबल सॉल्ट आता है जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नमक प्रेजेंट नहीं होता, उसमें कई और चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा आयोडीन वगैरह, कहते हैं बॉडी के लिए हेल्दी होती है, होती नहीं होती है वो एक अलग बात, लेकिन उसमें आयोडीन जैसे होती है ऐसी कुछ और भी दो सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होने की वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है वो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं, तो एक्चुअली वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से नमक गीला हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि नमक ने एब्जॉर्ब किया, एक्चुअली नमक ने एब्जॉर्ब नहीं किया है। उन दोनों के अंदर प्रेजेंट कौन? सोडियम क्लोराइड
ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा कि दो टेबल सॉल्ट इज नॉट अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस इवन देन ड्यूरिंग रेनी सीजन इट टर्न्स मॉइस्ट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसके अंदर नोट करिए कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड which are deliquescent substances which absorb moisture, due to which it appears that sodium chloride has absorbed the moisture but actually magnesium chloride और calcium chloride ये काम करते हैं। ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। फिर बढ़ते हैं आगे। बात आई आज के लास्ट टॉपिक की। बहुत जल्दी लेक्चर खत्म हो गया। बोले अरे सर अभी तो शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी समय निकल गया, पता नहीं चला। चलिए देखते हैं, लग रहा है तो बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिलहाल ड्राइंग एजेंट्स एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चे, इसके नाम से ही पता चल रहा है ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ड्राई करने के काम में आता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट। डेफिनेशन नोट करिए, द सब्सटेंस विच रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को सुखा दे उसमें से मॉइस्चर लेके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट या फिर डेसिकेंट या फिर डेसिकेटिंग एजेंट। नाम देखिए कितने प्यारे हैं, डेसिकेंट, डेसिकेटिंग एजेंट या फिर ड्राइंग एजेंट। ऑब्वियसली अगर मैं इसका एग्जाम्पल पूछूं कि कुछ ड्राइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल बताइए जो दूसरे में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें, तो ऑब्वियसली आप किसका नाम ले सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का नाम ले लीजिए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ही तो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते नहीं करते हैं? अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो किसी दूसरे सब्सटेंस को जो उनके आसपास रखा होगा उसको ड्राई करने के काम में आएंगे। तो ड्राई करने के ड्राइंग एजेंट जो होते हैं वो कौन ही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो चार जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस पढ़े थे वही ड्राइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन एक दूसरा टर्म है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाम से सिमिलर लग रहा है, हाइड्रेट का मतलब था, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, लेकिन डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूव। कोई एजेंट जो वाटर रिमूव कर ले किसी दूसरे सब्सटेंस में से, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोले सर वाटर, अरे सर वाटर यानी मॉइस्चर, वही तो यहाँ पढ़ा था हमने, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले हटा ले उसे ड्राइंग एजेंट कहते हैं। और यही यहाँ पे बोल रहे हैं जो वाटर हटा ले सब्सटेंसेस में से। हाँ भैया, यहाँ भी वाटर हटता है, यहाँ भी वाटर हटता है, मॉइस्चर हटता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डेफिनेशन पूरी पढ़ो, क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कैन रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली फ्रॉम द कंपाउंड। केमिकली फ्रॉम द कंपाउंड का क्या मतलब है, जैसे कि मान लें कि हमारा कोई एक सब्सटेंस था, कोई एक गैस थी, जैसे हाइड्रोजन गैस थी, वो मॉइस्ट थी, थोड़ी थोड़ी गीली थी, एक कंटेनर में गीली गीली, वहाँ पे मॉइस्चर भी था, हाइड्रोजन गैस भी थी, हमें उसे सुखाना था। तो हम उस कंटेनर के अंदर सिलिका जेल डाल देंगे। सिलिका जेल जिस कंटेनर के अंदर जितना भी मॉइस्चर H2O प्रेजेंट था उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हाइड्रोजन गैस ड्राई हो जाएगी। वो ड्राइंग एजेंट का काम हुआ। लेकिन ये क्या करता है, जिसका एग्जाम्पल हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं शुगर की, शुगर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, C12H22O11। अगर इसमें मैं ड्राइंग एजेंट डालूं, जिसका एक एग्जाम्पल है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बताओ क्या शुगर में पानी होता है? शुगर में पानी होता है क्या? शुगर क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन है क्या? अरे क्रिस्टलाइन तो वो होते हैं जिसमें .5H2O, क्रिस्टलाइन तो है, सॉरी गलत बोल दे, क्रिस्टलाइन तो है, लेकिन क्या इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, 5H2O लगे होते हैं? नहीं, इसमें 5H2O नहीं लगा। इसमें पानी कहाँ है? कहीं नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन H2O नहीं है यहाँ प्रेजेंट। H2O नहीं है यहाँ प्रेजेंट भैया। लेकिन H2O प्रेजेंट ना होने पर भी ये इसमें से H2O निकाल लेगा। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, ये हाइड्रोजन निकालेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेगा, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब निकलेंगी तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बन जाएगा H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। टोटल यहाँ पे 22 H हैं, 11 O हैं, जिसकी वजह से ये 11 H2O बना लेगा। H2O यहाँ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसने केमिकली H और O को लेके मिला के H2O बना दिया और उसमें से निकल गया H और O। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो केमिकली पानी बना के निकाल दे उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर इसमें 11 H2O निकल जाएंगे तो उससे 12 कार्बन बचेंगे, जिसे आप ऐसे नहीं लिखोगे
12 कार्बन के एटम्स बचे हैं, तो कार्बन के 12 एटम्स हैं तो वो यहाँ लिखा जाएगा। तो शुगर में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो 11H2O उड़ जाएगा, बचेगा कार्बन। तो आप देखोगे शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डालने से काला काला सब्सटेंस बनेगा जिसे हम कहते हैं क्या, कार्बन। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लो, COOH होल ट्वाइस ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसमें भी अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो प्यारे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एट डिहाइड्रेटिंग नॉट डाइल्यूट, ठीक है। इसमें बनता है CO, CO2 और H2O, ठीक है, CO, CO2 और H2O। तो देखिए उसने भी H2O यहाँ था नहीं प्रेजेंट, लेकिन बना के सल्फ्यूरिक एसिड ने इसमें से बना के निकाल दिया, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी और डिटेलिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जाम्पल्स के साथ एक अलग से चैप्टर है पूरा सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल ये आपके ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हो गए। बोले सर इसके कुछ डिफरेंसेस बता दीजिए, तो डिफरेंसेस भी प्यारे नोट कर लीजिए। क्या है इन दोनों के बीच डिफरेंसेस? ये डिफरेंसेस हैं प्यारे कि जो ड्राइंग एजेंट हैं दे रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, ये सिर्फ मॉइस्चर हटाते हैं दूसरे सब्सटेंस में से, जबकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रिमूव केमिकली कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ वाटर इन द रेशियो 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में रेशियो में कंबाइन करके केमिकली निकाल लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो पहला डिफरेंस ये। दूसरा ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल, ऑब्वियसली इसमें केमिकल कंपाउंड्स में चेंजिंग हो रही है, शुगर से कार्बन और वाटर बन रहा है, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। यहाँ पे नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, पानी उसमें प्रेजेंट था पहले से, सिर्फ अलग हो गया। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। इसके ये एग्जांपल्स जो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के भी हैं, और इसका अभी के लिए आपको एक एग्जांपल याद करना है, कौन? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आगे भी कई चैप्टर्स में ये और ये यूज होंगे, तो इनके आपको एग्जांपल्स याद होने ही होने चाहिए, ठीक है प्यारे। तो प्यारे ये था आपका आज का लेक्चर, छोटा सा प्यारा सा, उम्मीद है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका एंड होता है ये लेक्चर कौन से चैप्टर का? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टोटल मिला के कुछ 9 लेक्चर्स थे। उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। आया है तो एक लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएंगे तो आपको मिलेंगे इंस्टेंटेनियस नोटिफिकेशन जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी, या जैसे ही हमारी कोई मेंटी क्विज या क्विज और चीज़ें अपलोड करेंगे आपको सामने डायरेक्ट मिलते रहेंगे। फिलहाल प्यारे मिलेंगे अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका चैप्टर है इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, हम वो स्टार्ट करेंगे, तो वहीं पे मिलेंगे हम लोग। जब तक आपने अगर इसके नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाइए, और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।